ये मेरा आपको ख्याल है कि आप बजा फरमा रहे हैं। अवैध साहब शायद ये भी पूछना चाह रहे थे आपसे कि जिस तरह आपने सही फरमाया कि रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है और एक बड़े सिस्टम के तहत इनकी कीमतें बढ़ती हैं थ्रू गवर्नमेंट, लेकिन ये शायद पूछना चाह रहे थे कि क्या पोलिटिकली भी चीज़ें मैनेज थोड़ी बहुत हो जाती हैं कि थ्रू मिनिस्टर आप कमेटी में चीज़ों को ले जाएं और थोड़ा बहुत आप रिलीफ ले लें, आप फायदा लेने की कोशिश करें, क्योंकि नहीं देखें, ऐसे भी ऐसा स्कैंडल्स हमें नजर आए। नहीं, ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि देखें, अद्वियात की कीमतें जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने गवर्नमेंट देखी गिलानी है, साहब ने जरदारी शुरू साहब। में काबुल का जिक्र किया था ना, तो यहाँ अमेरिका में तो जो फार्मा इंडस्ट्री है उनकी लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है जी, अच्छा, लॉबिंग इधर मैं भी उसी होगी, तरफ लेकिन मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा अगर वो एक्सप्लेन करना चाहें जरा। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि देखें, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो मैं इंतहाई, मुझे उन पे शदीद गुस्सा भी आता है उनकी हरकतों पे। ये सेठ ड्रिवन कंपनीज हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। हमारे यहाँ कंपनीज जो है दो तरह की हैं, कि मल्टीनेशनल कंपनीज और एक है लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी सेठ चला रहे हैं। अच्छा, सेठ की जान जाती है पैसा खर्च करते हुए। यहाँ पर हमारे कई दोस्तों ने कोशिश की कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कहें कि आपका जो इमेज है वो बहुत ख़राब है, आपको माफिया समझा जाता है और आप बड़ा अच्छा काम भी करती हैं, कुछ कंपनियां कुछ बुरा करती हैं, तो आपकी इमेज बिल्डिंग, लेकिन इमेज ये पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो लॉबिंग में, इमेज बिल्डिंग में, परसेप्शन मैनेजमेंट में नील बटा सन्नाटा है इनका। कतन मैं आपको बताऊं कि अभी एक इनके फॉर्मर चेयरमैन है, मैंने उन्हें कहा कि आपको बहुत गालियां पड़ेंगी अभी कि कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा गालियों से क्या फर्क पड़ता है, हमें पहले से पड़ रही है, हमें बचपन से गालियां पड़ रही हैं, और गालियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जो नुकसान हो रहा था वो पूरा हो जाए, हमारी जान छूट जाए। तो वो जो आप लॉबिंग की बात करते हैं, फाइजर अगर अमेरिका में वो शायद कोशिश करती है कि लॉबिंग करे परसेप्शन मैनेजमेंट में, इमेज बिल्डिंग में, यूरोप में पाकिस्तानी कंपनी को उससे कोई गर्ज नहीं है। और आपने देखा होगा कि आप लोग जर्नलिस्ट रहे हैं, कभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इंगेज करने की कोशिश की जर्नलिस्ट के साथ कि उनका राब्ता हो? मैं तो शायद वाहिद आदमी हूँ जाहिर है, जो देखिए बहुत बड़ी आबादी है इस मुल्क की और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और वहाँ पे जाहिर है दवाई की एक ज़रूरत है। अमेरिका जैसी पढ़ी लिखी सोसाइटी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के मसाइल होंगे। इसलिए मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि थोड़ा सा हमें वे फॉरवर्ड भी बताएं कि इन ये दोनों तरफ से जो ज़रूरत और इसकी कीमत बढ़ रही है, जो आम आदमी गरीब आदमी है उसकी पहुंच के तक कैसे लाई जाए, इसमें क्या अमेंडमेंट आपके ख्याल में पॉलिसीज में आनी चाहिए, डिस्पाइट इसके के इन्फ्लेशन भी है, उसकी भी एक ज़रूरत है। तो कहाँ पे हम थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं एक वे फॉरवर्ड के तौर पे? देखिए और ये भट्टी साहब एक ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, मैं हैरान हूं इस बात पे कि इतने अरसे से हम पार्लियामेंट कर रहे हैं और वहां सबसे ज्यादा जो पॉइंट स्कोरिंग इस बात की हो रही होती है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने अद्वियात की कीमत बढ़ा दी। और जिस तरह से भट्टी साहब कह रहे हैं उसके मुताबिक उनका कि हुकूमत किस तरह से कीमत बढ़ा नहीं सकती। बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो हमारे सामने आया है कि मैं ये फिर मैं इसमें कहीं इसमें कहीं कोई माफिया का जिक्र तो आप शायद करना भूल गए, या जरा हमें इसके ऊपर बताएं कि माफिया तो इस सरगर्म नहीं है। कहा जाता है कि एक माफिया के कंट्रोल में है ये सब कुछ, वो चाहते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। और ये टेस्टों का जो सिस्टम है इसके ऊपर जरूर बताएं हमें कि ये कोई किसी भी जगह जाते हैं, पहले तो यूं होता था, वो चलो जमाना चला गया कि नब्ज देखते थे और उसके बाद बता देते थे कि जनाब आपको ये बीमारी है, ये दवाई ले लें। चलें, अब तरक्की कर गई है साइंस, हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जब जाके अभी मरीज बैठता है उसने अपनी कैफियत नहीं बताई होती, वो पहले से 3-4 टेस्ट लिखे जा चुके होते हैं। ये क्या चल रहा है, किस तरीके से जी भट्ट साहब, इनका ये आप ब्रीफ आंसर कर दें जावेद रहमान साहब के सवालों का, और फिर आप वे फॉरवर्ड की तरफ आ जाएं काइंडली कि वो बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। देखिए बात सुने, जब आप मेरी सीट पे बैठे ना आके, आपके सामने एक पूरा समंदर है, हेल्थ केयर सेक्टर एक पूरा समंदर है, अब उसको कूजे में बंद करना, आप चाह रहे हैं कि मैं उसको कूजे में बंद करूं, ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। मैं खुद एक गरीब आदमी हूं, मेरे हेल्थ केयर की नीड्स हैं, मुझसे नीचे निचला तबका है, मैं रोज़ाना देखता हूं उनको, उनके मसाइल हैं, मुझसे ऊपर के लोग हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर अगर किसी खानदान पे कोई आफत आ जाए, कैंसर उनको भुगतना पड़ जाए, तो अमीर जो है वो गरीब हो जाता है। पाकिस्तान में अगर कैंसर
की बीमारी अगर किसी खानदान में आ जाए तो वो गरीब हो जाता है। अगर किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाए तो वो खानदान गुर्बत की सतह से नीचे चला जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाए तो वो खानदान, अब तो खैर लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो कई जगहों पे फ्री होना शुरू हो गए पाकिस्तान में। देखें हेल्थ केयर सेक्टर ये जो हेल्थ कार्ड है इसके बारे में बड़ा इब्हाम है कि हेल्थ कार्ड खत्म हो गया है या अभी मौजूद है, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दें। और ये भी कि ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी बेसिकली अवैध साहब, तो आपके ख्याल में ये अच्छी रही या मुफीद रही या नहीं रही? देखें हेल्थ कार्ड जो है ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। बेसिकली तो ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने 2013 में जो गवर्नमेंट आई थी उसने ठट्टा में सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। उसके बाद जब पीटीआई गवर्नमेंट आई तो उसने इसको पूरे मतलब आगे लेके चले और उन्होंने इसको रेवोल्यूशनराइज किया। केपी में बहुत अच्छा इन्होंने चलाया, उसके बाद पंजाब को एक्सटेंड किया, सिंध में थरपारकर, अभी भी सिंध और बलूचिस्तान जो है इससे महरूम है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और ये कुछ इलाके जो हैं। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि ये जो अभी इस वक्त तो चल रहा है, ये कार्ड चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया। फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से जाहिर सी बात है कि कंपनीज को जो हमारी स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन है उसको प्रीमियम अदा करना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ मसाइल आ रहे हैं। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक पार्ट है, इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जो है वो कंसल्टेंसी यानी कि आप डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, ओपीडी कवरेज इसमें नहीं है। ज़्यादातर जो 70-80% आपको जो हेल्थ केयर की नीड्स हैं वो ओपीडी में आपकी आउट पेशेंट में पूरी होती है। दूसरा ये कि इसमें अद्वियात नहीं होती। तीसरा इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट कवर नहीं होते। तो बहुत बड़ा सेक्टर जो है, मतलब अगर इस वक्त मेरी तबीयत खराब है और मुझे एक डॉक्टर के पास जाना है तो हेल्थ कार्ड के जरिए मुझे ये सहूलत नहीं मिल सकती। मुझे अद्वियात लेनी है वो मुझे नहीं मिल सकती। मुझे डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो जो मैंने आपको बड़े बड़े खर्चे बताए थे वो तो इसमें नहीं होते। हाँ ये है कि जो आपको अगर कोई सर्जरीज करवानी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, बच्चे पैदा करने जितने मर्जी ये पैदा करें आप हेल्थ कार्ड के जरिए और आप करवा लें, कोई टांग टूटी है खुदा ना खास्ता इलाज करवा लें, तो इस तरह की चीजें। मुल्क की आबादी बढ़ाने में ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है हमारा हेल्थ कार्ड। सीजरियन सेक्शन फ्री हो रहा है, तो वो जो पैसों के डर से बच्चे पैदा नहीं कर रहे थे, आबादी नहीं बढ़ा रहे थे, उन्होंने भी इसको जो है वो एक गनीमत समझा। और ये खास तौर पे केपी में और पंजाब में तो ये बड़ी इसकी वजह से मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये कोई ऐसे आदाद शुमार भी आए हैं जी आबादी में इजाफा हो रहा है हेल्थ कार्ड की वजह से? ये मैं इसमें मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है जो इसको डील कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, उनका कहना ये है कि उन्हें इस पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि पहला बच्चा जो है वो तो अगर सिजेरियन होता है या नॉर्मल होता है उसको तो वो फाइनेंस करें, दूसरे के ऊपर वो कोई कट लगाएं और तीसरे पे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक इंसेंटिव बनता जा रहा है आबादी में इजाफे स्लैब जो है वो लिमिट कर दें। लेकिन वैसा भी ये बड़ी एक दिलचस्प हकीकत भी नजर आई है जो इंश्योरेंस कार्ड हेल्थ का है, उसमें चूंकि मोस्टली हमारे यहाँ जो नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं और सिजेरियन आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड केसेस में होती हैं। अब ये रिपोर्ट्स ऐसी आई पाकिस्तान में कि जब से हेल्थ कार्ड आया तो सिजेरियन जो सर्जरीज हैं उनकी तादाद बढ़ने लगी। उसकी वजह ट्रैपिंग भी हो सकती है कि डॉक्टर जो हैं वो फौरी तौर पे साइकोलॉजिकली कन्विंस कर लें कि यार ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, आप सिजेरियन करवाएं, तो वो फौरन लोग माइल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये भी एक थोड़ा सा कारोबार और जो एक नफ्सियाती दबाव की वजह से रुझान बढ़ गया। दोनों तरफ से इसकी वजह हो सकती है। ये एतराज तो यहाँ अमेरिका में भी होता है कि इंश्योरेंस से पैसे बनाने के लिए डॉक्टर्स जो है वो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं या बहुत सारी इस किस्म की सर्जरीज, गैर जरूरी सर्जरीज कर देते हैं। ऐसी भी गैर जरूरी सर्जरीज हुई हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आपकी कवरेज थी, आपने वो 1 मिलियन तक कवरेज पूरी करनी है, तो आप उसको रिकमेंड कर देंगे उसी तरह। तो यहाँ पे बेकायदगियां भी बदकिस्मती से नजर आई हैं। कई मैंने ऐसी भी बेकायदगियां सुनी कि वो पुराने पेशेंट ढूंढ लेते हैं और वो उनकी जिनकी सर्जरी हो चुकी होती है वैसा और जावेद साहब, और उनको कहते हैं कि ये सर्जरी आपकी दोबारा होगी और उनसे वो उसी तरह के साइन लेके तो हॉस्पिटल पैसे लेते रहे। ऐसे भी स्कैंडल्स आए हैं पंजाब में। बिल्कुल। तो जैसे गिलानी साहब अभी पूछ रहे थे आपसे, आप दोनों वकार हैं तो मैं एक को भट्टी और एक को गिलानी कहता हूँ। भट्टी साहब ये बताएं कि अगर हम इसको अब रैप अप करें इस सारी डिस्कशन को, क्या आपके ख्याल में हल क्या है? हुकूमत क्या करे, रेगुलेटर क्या करे, कैसे ये मसला हल हो सकता है कि एक बैलेंस आ जाए जो आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिले?
देखें, मुझे तो कोई वे आउट नज़र नहीं आता। मैं आपसे सच पूछूं तो मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनको पार्किंसंस की बीमारी है। मैंने कल लिखा भी है TNS में, 2 भाई हैं, उनकी वालदा, उन तीनों को पार्किंसंस की बीमारी है। वालिद जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं और वालदा को डायबिटीज़ भी है। तो उनकी टोटल जो अद्वियात का खर्चा है वो 25,000 के करीब है तकरीबन। अच्छा, वालिद साहब सिर्फ कमाते हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। अब ये जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, अभी सिर्फ ECC ने अप्रूव किया है, अभी इसको नोटिफाई होना है, उसके बाद कीमतें बढ़ेंगी, तो ये 20% इजाफा होगा कीमतों में। पिछले साल 10% हुआ था, अब 20% होगा, तो ये 30% हो जाएगा। उनका कहना ये है कि ये तकरीबन उनकी जो खर्चा है 25 से ये 30,000 32,000 तक चला जाएगा। तनख्वाहें वहीं पर मौजूद हैं, बिजली के बिल बढ़ना शुरू हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई है, गैस की, और इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ गई है, और दूसरी तरफ अद्वियात हैं। अब वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे कट कहाँ लगाना है। 7-8 हज़ार रुपये अद्वियात की कीमतों में अब मैं अपनी अद्वियात छोड़ता हूँ तो मैं मर जाऊंगा, तो इनको खिलाएगा कौन? बेगम जो है वो डायबिटिक है और पार्किंसंस की मरीजा है। अगर उसकी अद्वियात को कम करता हूँ तो उन दोनों का ख्याल कौन रखेगा, बच्चों का? और अगर बच्चों की अद्वियात को कट करता हूँ तो हमारा कलेजा फटता है और छुरियाँ चलती हैं कि हमारे सामने जो है वो अजियत में मुब्तला हो जाते हैं जब उनकी हालत ख़राब होती है, जब वो चलते चलते गिर जाते हैं। तो ये तो हो गई सूरत हाल जो कि इस वक्त हमारे एक आम आदमी को भुगतना पड़ रही है। इसके 2-3 हल हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, इनके प्रोग्राम्स हैं, ये फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं थ्रू देयर पब्लिक हॉस्पिटल्स। मैं कराची से आया हूँ, मुझे पता है कि जिना अस्पताल कराची का बजट जो है वो 1 अरब रुपए का है अद्वियात का सालाना। सिविल अस्पताल का बजट जो है वो 1 अरब के करीब है, 90 करोड़ जो सालाना अद्वियात का बजट है। उसके अलावा जो DHQs हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, THQs हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ भी फ्री अद्वियात दी जाती हैं। हमने कराची प्रेस क्लब में एक डिस्पेंसरी बनवाई थी, तो उसकी जितनी अद्वियात थी वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से आती थी हमें। तो अद्वियात के लिए पैसा जो है वो सूबाई हुकूमतों के पास होता है, उनसे वो अद्वियात खरीदी जाती हैं। अब मसला ये है कि करप्शन का जो एलिमेंट है, इस करप्शन से हमें जान छुड़ानी होगी। वो जो अद्वियात हैं जो कि 70-80% तक एम्बेजलमेंट हो जाती है, चोरी हो जाती हैं, उसके बाद मार्केट में जाके बिकती हैं, ये जो एम्बेजलमेंट है ये ख़त्म होनी पड़ेगी। इसको शफाफियत की तरफ लाना पड़ेगा। फ्री अद्वियात जो जिनका हक है उन्हें देनी पड़ेंगी आपको। इस तरह से ये मामला नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है कि एक और हल जो हमें कुछ लोगों ने बताया, डॉक्टर्स ने भी और एक्सपर्ट्स ने, वो है जेनेरिक मेडिसिन। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फर्ज कर लें कि ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिस कंपनी की, ब्रांडेड कंपनी की है, जो मल्टीनेशनल है, उसकी कीमत 50 रुपये टैबलेट थी उसकी, जो कि कम हुई मेरा ख्याल है 43 रुपीज़ की 500 ग्राम की वो हो गई। यही सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है अगर आप लोकल कंपनी की लेते हैं तो बाजू का तो 10 रुपए तक की आपको मिल जाती है, या कुछ कंपनीज हैं वो उससे भी कम की बनाती है, 7 रुपए तक की भी वो मिल जाती है। तो कहाँ 50 रुपए, कहाँ 7 रुपए, ये एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन में। तो जेनेरिक मेडिसिन की तरफ आया जा सकता है। सस्ती अद्वियात जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। इसमें भी करप्शन का एलिमेंट हमें ख़त्म करना पड़ेगा। डॉक्टर्स और जो नेक्सस है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का और डॉक्टर्स का जो नेक्सस है, और हमारी जो फार्मेसीज का नेक्सस है, इसको हमें तोड़ना होगा। लोगों को एजुकेट करना होगा कि आप सपोर्ट करें लोगों को और उनको जेनेरिक, सस्ते जेनेरिक्स जो हैं वो दिलवाएं। अच्छा, सस्ते जेनेरिक्स में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारी जो कंपनियां जो कम कीमत अद्वियात बनाती हैं वो क्वालिटी कंट्रोल का उतना ख्याल नहीं रखती। तो यहाँ पे ड्रैब को चाहिए कि वो जो सस्ती अद्वियात जो बनाती हैं कंपनी, जेनेरिक सस्ते जेनेरिक्स बनाती हैं, उनकी जो क्वालिटी है उसको चेक करें, और वो क्वालिटी ऐसी हो कि बंदा दवा खाने से ठीक हो, ना कहिए कि वो बीमार ही रहे और और मौत की तरफ चला जाए। तो सस्ते जेनेरिक्स जो हैं उनकी अच्छी क्वालिटी के अगर आएंगे तो ये भी एक हल है। फिर हमारे मुल्क में ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं। अल खिदमत एक बहुत बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री अद्वियात देती है, सस्ती अद्वियात देती है, टेस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत रिड्यूस प्राइसेस पे करती है। इनके बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं।
तो जो हमारे फिलेंथ्रोपिस्ट हैं वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर हमारे यहाँ कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैफ कहलाती है, पेशेंट एड फाउंडेशन। ये बहुत ज्यादा काम कर रही है, ये भी फ्री मेडिसिन देती है, सैलानी के लोग फ्री मेडिसिन देते हैं। तो ये जो फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका एक कॉन्ग्लोमरेट बनाया जा सकता है, इनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना के और एक तरीके के साथ मेडिसिन जो है वो दी जा सकती है फ्री में, जिन लोगों को जो नीडी है और डिजर्विंग है। हेल्थ इंश्योरेंस पे हमें जो है वो इसको लाना पड़ेगा, अद्वियात के मामले को। मैं ये बताता चलूं कि हेल्थ केयर का जो टोटल कॉस्ट है ना, उसमें अगर आप अद्वियात का वो देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 मेरी कंसल्टेंसी फीस हो गई 2 दफा जाने की, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो तकरीबन 10,000 के हो गए। तो अद्वियात जो है अगर 5,000 की बनती है, तो ये जो वो बनता है, इसके परसेंटेज बनती है 20 से 25% बनती है, या बाज़ औक़ात ये 10% से भी कम बनती है। तो हमें जो दीगर जो कॉस्ट हैं हेल्थ केयर की, उनको कम करना पड़ेगा। हमें कंसल्टेंसी फीस को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, मैं इस पे काम करता रहा हूँ। अभी इस वक्त सीबीसी जो है इस्लामाबाद में, हेल्थ केयर अथॉरिटी जो है यहाँ की, उसने सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, जिसको बेसिक टेस्ट कहते हैं सीबीसी का, उसकी कीमत जो 100 रुपए मुकर्रर की है। अब वो लोगों को पता होना चाहिए कि अब सीबीसी 100 रुपए का होता है। अगर कोई इदारा उससे सीबीसी ज्यादा, नहीं है भट्टी साहब, वो ईएसआर है, खैर जो 100 रुपए का होता है। सीबीसी अभी भी 600 से 700 रुपए का होता है। ईएसआर की कीमत 100 रुपए मुकर्रर की नहीं गई है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको खैर बताऊं, ये चले, खैर इस पॉइंट पे ISRA बाद में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इन बातों पे कंक्लूड करना चाह रहा था। वैसा नाजरीन, एक तो इन्होंने जो बातें की, भट्टी साहब ने भी और वैस साहब ने भी, उन्होंने तो अमेरिका की बात की कि वहाँ पे इंश्योरेंस का सिस्टम है और बाकी जो अद्वियात हैं लोगों को किस तरह से वहाँ लेनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान के जो मसाइल उन्होंने बयान किए, एक तो बड़ा कॉन्सेप्ट इन्होंने बयान किया कि जो शायद समझा जाता है कि दवाइयों की कीमत खुद से बढ़ जाती है, वो ऐसा नहीं है, एक सिस्टम के तहत बढ़ती है। और रिसेंटली जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो इन्फ्लेशन और रूपी की डेप्रिसिएशन की वजह से बढ़ी हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से आता है, तो डॉलर जो ऊपर चढ़ा तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ी। लेकिन इन्होंने जो कुछ मसाइल की निशानदेही की, उसकी वजह से जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो रही है अद्वियात, जैसा कि इन्होंने भी बताया वैसा कि हम बहुत सारी फैमिलीज को खुद भी जानते हैं कि जो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने इश्यूज को, अपनी मेडिसिन को, जिन्होंने जिस तरह उन्होंने अपने एक साफी भाई के केस की मिसाल दी। तो अब बहुत सारे लोग शायद दवाई नहीं ले रहे, शायद बहुत सारे लोग अल्टरनेट मेडिसिन पे चले जाएंगे, और फिर उनकी जो वैल्यू है उसको किस तरह क्वेश्चन किया जाएगा, वो एक अलग सवाल है। और जो इन्होंने फ्री मेडिसिन की भी बात की, पंजाब गवर्नमेंट में भी परवेज इलाही साहब के दौर में जब वज़ीर आला थे तो फ्री मेडिसिन और फ्री बुक्स दी गई थी। तो वहां पे फिर हमारे यहाँ क्वालिटी और पॉलिटिक्स का इशू आ जाता है। बट लामहला अर्थ ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं हुकूमत वक्त आटे के पीछे पड़ी है, और उसे एक बुनियादी ज़रूरत समझ के उसकी कीमत को कम करने, फ्री आटा देने की कोशिश की गई। इस पे पॉलिटिक्स भी थी, इस पे ज़रूरत भी थी एक बुनियादी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त जो भी हो, और ख़ास तौर पे मौजूदा को भी बिल्कुल एक सीरियसली को इन चीज़ों पे सोचना चाहिए कि जिस तरीके से, जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा कि सब्सिडाइज करके, या जो कम क्वालिटी वाले जेनरिक्स हैं उनकी क्वालिटी को कैसे बेहतर बना के आम आदमी तक ये दवाइयाँ पहुँचाई जाएँ, क्योंकि वो दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो ज़ाहिर है सेहत एक कायनी बुनियादी हक है, वो उससे महरूम रहेंगे, और उसकी लामहला जिम्मेदारी हम समझते हैं रियासत पे है। और आखिरी बात मैं जाते जाते नाजरीन ये भी करना चाह रहा हूँ, अब ऐसा तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त एक मुल्क है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हेल्दी लाइफस्टाइल की अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हुकूमतों को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें। यहाँ पे घर आपके ऐसे होने चाहिए, यहाँ आपकी हाउसिंग सोसाइटियाँ ऐसी होनी चाहिए, यहाँ आपका खाने के तरीके चाहिए कि आप कम से कम बीमार हों। मुझे याद है कि एक पॉलिसी भी गवर्नमेंट एक बना रही थी पिछले 2-3 साल से, हेल्दी लाइफस्टाइल पॉलिसी, उसको अभी तक बदकिस्मती से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो हमें लामहला अपने लाइफस्टाइल को खुद भी चेंज करना होगा, और हुकूमतों को भी चाहिए होगा कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं ताकि लोग प्रिवेंटिव पे जाएं और कम से कम बीमार हों। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं और अवैस सलीम साहब और भट्टी साहब और जावेद साहब, किसी राब्ता मेरा तकनीकी खराबी की वजह से मुनक़ता हो गया, आपसे इजाज़त चाहते हैं और इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।